हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं, एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सभी बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स बनेंगे जब ही आपकी तैयारी बढ़िया हो पाएगी। आज देखिए, बात अपन कर रहे हैं, स्क्रीन पर क्या आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स से हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। और ये कौन सी क्लास है बेटा? 13B क्लास है। इससे पहले 13A तक हम पढ़ चुके हैं। 13A में भी हमने यही बात करी थी। क्या बात करी थी? आज का जो टॉपिक है अपना, आज का टॉपिक अपना क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी बात करूंगा। और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने भाई यही बात करी थी। इससे पहले वाली जो क्लास थी 13A क्लास थी, 13A, वहां भी हमने कोटि की बात करी थी कि रिएक्शन की कोटि को किस प्रकार डिटरमाइन कर सकते हो। अलग अलग मेथड हैं, लगभग 5-6 मेथड है ये, जिसमें से 3 मेथड की मैं बात कर चुका था प्रीवियस क्लास में। और आज जो है, आज जो मैं बात करूंगा, देखिए 3 मेथड, 6 मेथड है भाई, जिसमें से ये मेथड हमने कर लिया था प्रीवियस क्लास में, आपको पढ़ा होगा। यूनिट एनालिसिस कर लिया था, यूनिट का एनालिसिस करके। ग्राफिकल मेथड ये हमने पढ़ लिया था, ग्राफ प्लॉट करके। और हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ को कैलकुलेट करके हम ऑर्डर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड आपने कर लिए थे। ये सारे 3 मेथड की हम बात कर चुके थे। और आज जो मैं बात कर रहा हूं, आज क्या बात करेंगे? आज देखिए इन 3 मेथड को और पढ़ेंगे, जिससे ये पार्ट कंप्लीट होगा। इनिशियल रेट मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, समाकलन दर विधि कहलाती है। और एक मेथड है ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि। तो 6 मेथड की हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, और ये 3 मेथड को आज पढ़ेंगे। और इससे पहले ये डेफिनेशन भी आपने पहले क्लास में पढ़ चुके हो कि द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ ऑल रिएक्शन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रिएक्शन की स्टेट को। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इट इज आल्सो नेसेसरी टू डिटरमाइन इट्स ऑर्डर। ऑर्डर को डिटरमाइन करना बहुत आवश्यक होता है रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए, जिससे वो इजी हो जाता है काम सारा। और देयर आर सेवरल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे मेथड है, 6 मेथड की भी बात कर रहे थे। रासायनिक समीकरण से अभिक्रियाओं की सही स्थिति का चित्रण नहीं किया जा सकता। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि समझने के लिए उसकी कोटि का निर्धारण करना भी अनिवार्य है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की भाई कई विधियां हैं, उन विधियों को आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कोटि का निर्धारण किन किन विधियों से किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये 6 मेथड है। 3 बेटा हमने पढ़ लिए थे, 3 आज स्टडी करेंगे। और सबसे पहले बात कर रहे हैं 4th मेथड की, इनिशियल रेट मेथड। ये प्रारंभिक जो है दर विधि है। इसमें क्या होता है, इस विधि में एक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बदली जाती है, अन्य को स्थिर रखा जाता है और प्रारंभिक दर से तुलना की जाती है। एक की स्थिर रखेंगे, अन्य की क्या करेंगे, चेंज करते हैं। क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, तब बात और क्लियर होगी। आपको ये याद रखना है कि एक अभिकारक की सांद्रता स्थिर कर दें, अन्य को बदल दें, चेंज कर दें, तो उस ऑर्डर में, उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे की ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस मेथड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज डिफरेंट व्हाइल अदर्स आर केप्ट कांस्टेंट। एक को क्या करेंगे, डिफरेंट होगी, और बाकी की क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। इनिशियल रेट आर मेजर्ड एंड कंपेयर्ड, जिससे क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे और तुलना करके उसको मेजर कर लेंगे। कैसे होगा अभी हम देखेंगे। क्या करेंगे, इन दिस मेथड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट डिफरेंट हो सकती है, वेरिड हो सकती है, व्हाइल अदर आर केप्ट कांस्टेंट। अदर को कांस्टेंट रखना है, और जिससे क्या करेंगे, कंपेयर करके हम इसमें दर का निर्धारण करेंगे। सारी चीजों को भी समझेंगे बिल्कुल बढ़िया ढंग से। पहले इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये इसलिए लिखी जाती है जिससे टाइम हमारा सेव रहे, टाइम बचे। एक से अधिक अभिकारक की उपस्थिति में क्या है, इसमें
एक से अधिक अभिकारक की उपस्थिति में अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक वेग विधि का उपयोग करते हैं। जब अभिकारक रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, when number of reactants are present, then this method is used। जब एक से ज्यादा हो तब इस मेथड का उपयोग किया जाएगा। और प्रारंभिक वेग अभिक्रिया का वह वेग है जो अभिक्रिया के चालू होने पर प्रारंभ होता है, अर्थात t बराबर 0 पर। प्रारंभिक वेग यही तो होता है। प्रारंभिक वेग का मतलब ये है जैसे सांद्रता, कंसंट्रेशन और ये टाइम, तो ये इस तरह से आता है ग्राफ। ये जो t बराबर 0 पर, t बराबर यहां पर कितना है भाई, ये क्या है 0 है, t बराबर यहां पर 0 है। इस पर जो है स्लोप डालकर इसके ढाल से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका कोटि ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है प्रारंभिक दर पर, इस पर प्रारंभिक 0 समय पर, इस पर क्या है सांद्रता, ये आप लिखी हुई है कि प्रारंभिक वेग वह है जब अभिक्रिया के चालू होने पर होता है। t बराबर 0 पर वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। यहां पर जो रेट होगी वो क्या होगी, इसकी प्रारंभिक होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है यहाँ पर। और धीरे धीरे समय के साथ सांद्रता क्या होती जाती है बेटा, घटती जाती है, घटती जाती है। इसे शून्य समय पर सांद्रता समय वक्र के ढाल से निर्धारित करते हैं। जो भी बात मैं कर रहा था कि सांद्रता और समय के लिए ग्राफ खींचा है और इसका ढाल बनाएंगे, स्लोप बनाएंगे और उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये बात याद रखनी है, इसमें और बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है कुछ भी। क्या लिख रहा है इंग्लिश, टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, मोर देन वन रिएक्टेंट हो, इस मेथड का यूज किया जाता है, इनिशियल रेट मेथड यूज होगा। द इनिशियल रेट ऑफ ए रिएक्शन इज द रेट ऑब्जर्व व्हेन द रिएक्शन जस्ट बिगिंस, जब स्टार्ट होती है रिएक्शन। एट टाइम t बराबर 0 द रेट इज कॉल्ड इनिशियल रेट। अभी बात बताई थी कि टाइम 0 पर क्या, ये ऐसा यहां बना सकते हैं, टाइम 0 पर ये मान लीजिए टाइम है और ये क्या है कंसंट्रेशन, ये 0 टाइम है। यहां पर जो रेट होगी ये समय क्या अकॉर्डिंग क्या होती जाती, कम होती जाती। इस पर जो है यहां पर स्लोप इसका लेंगे, ये ऐसे लिया जाता है। यही लिख रहा है रेट इज कॉल्ड इनिशियल रेट। 0 टाइम पर जो रेट होगी वो इनिशियल रेट होगी और t0 वह समय होता है भाई जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है बेटा। ये बात हमने कर रखी है। इट्स डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द कंसंट्रेशन टाइम कर्व एट टाइम 0। इसका जो स्लोप है ये हमने स्लोप डाला है, इसके अकॉर्डिंग इसकी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उदाहरण जैसे रेट बराबर क्या है कि 2 अभिकारक हैं, 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी, इनकी रेट आपको कैलकुलेट करनी है, ऑर्डर कैलकुलेट करना है। टेक 2 एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ए कीपिंग बी कांस्टेंट। डिफरेंट ए रखेंगे, बी को कांस्टेंट रखेंगे। द रेशो रेट गिव्स वैल्यू एक्स, सिमिलरली बी टू फाइंड वाई। अभी देखेंगे इसको, एक एग्जांपल से देखेंगे किस प्रकार से कांस्टेंट यहां पर रखा जाता है। तो ये चीजें हमें देखनी है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए देखो कोई रिएक्शन है, क्या मेथड है, Na से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या प्रोडक्ट को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, उत्पाद लिख सकता हूं। ये उत्पाद बन रहा है, इसके लिए रेट क्या हो जाएगी, दर, जिसको क्या कहते हैं, दर कहते हैं। दर भाई समानुपाती किसके हो जाएगी, एक ही कंसंट्रेशन की पावर है। यही तो पढ़ा है हमने अभी तक, यही पढ़ा है। और इसको क्या लिख सकता हूं, R बराबर के ए की पावर n। ऐसे लिख सकता हूं क्या, नहीं ऐसे लिख सकता हूं, R बराबर के ए की पावर n। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इसको मैं क्या से लिख सकता हूं, माइनस dA अपॉन dt बराबर के ए की पावर है। ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि R क्या है, समय के अकॉर्डिंग रेट डाउन हो रही है, माइनस डी अपॉन dt। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन,
ये बात हम कर चुके हैं पहले, इसमें नई बात नहीं हो रही है सारी। ये सारी अब तक जो हमने पढ़ा है बेटा, उन सब बातों को मैं वापस से ही बता रहा हूं। इसमें ये मेथड उनको ही वापस से रिवाइज हो रही है हमारे, ये हम कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन का हम क्या कर ले, लॉग ले ले, टेक लॉग बोथ साइड, क्या लें, टेक लॉग बोथ साइड, बोथ साइड का लॉग ले लें, क्या आ जाएगा, क्या लिख सकता हूं, लॉग माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर है। यदि देखिए एक रिएक्टेंट A1 है, मैं इसको 1 कर देता हूं और यहां कर देते हैं A1, इसको भी A1 कर दें। ये नंबर आ गया 3, ये भी 1 चल रहा है। अब दूसरा रिएक्टेंट मान लीजिए A2 है, उसके लिए क्या लिख सकता हूं, लॉग माइनस डी A2 अपॉन डी टी बराबर के A2 की पावर, ये 4 नंबर। ये देखो इतना हम लिख सकते हैं क्या, मैंने कुछ नहीं करा, एक रिएक्शन ली, N इज इक्वल टू प्रोडक्ट करा और इसको क्या लिख दिया, रेट जो है इसके प्रोपोर्शनल होती है, ये आप पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। इसको इस प्रकार से लिख दिया, इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बना दिया और दोनों साइड का हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो इसको इतना लिख लें, फिर आगे की बात कर, नोट कर लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लिए नोट, बहुत बढ़िया। ये साथ के साथ नोट भी कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है अपने लिए। तो ये मेथड आपने इस प्रकार से कर लिया रिएक्शन को लेकर। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। देखिए पहली रिएक्शन ये थी, लॉग यही थी माइनस DA1 अपॉन DT इज इक्वल टू क्या था, के A की पावर, यही था A1। अब इसको और क्या लिख सकता हूं, लॉग माइनस DA1 अपॉन DT और ये बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो लॉग में लिखेंगे, ये लॉग नहीं लिखा क्या यहाँ, इसको भी लॉग लेंगे तो इसको भी यहां भी लॉग लिखो भाई, यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, लॉग, ये रह रहा है बीच में तो ये लॉग लिखेंगे इसको पूरे को। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये क्या था, लॉग है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे का लॉग ले रहे हैं इसका, तो अपन क्या लिख सकते हैं, n log A1 प्लस लॉग के, इसको ऐसे लिख सकते हैं। घात आगे आ जाती है जब लॉग लेते हैं, n log A1 प्लस ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, log k हो जाएगा। इसी प्रकार जो ये अगली नंबर समीकरण आ गई, जो भी मान लीजिए 4 नंबर है, तो 4 नंबर ये केस पर देख लेते हैं। 4 तो पहले आ चुकी, सर ये 5 कर दो, ये क्या कर देता हूं, 5 कर देता हूं, ये 5 नंबर आ गई। और ये जो थी समीकरण कौन सी, 4 नंबर, इसका भी हमने पूरे का लॉग ले रहे हैं भैया, यहां पर ध्यान रखना, ये पूरे का लॉग लिया जा रहा है। अब ये क्या कर दिया, इसका भी लॉग ले, ये थी आपकी इक्वेशन, लॉग, कलर चेंज कर दूं क्या, देखो लॉग माइनस DA2 अपॉन DT बराबर n लॉग, ये था, पहले लिख लेते हैं इसको, क्या था ये, लॉग के A2 की पावर n, ये ऐसे थी। अब यहां पर देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग माइनस DA2 अपॉन DT बराबर n log, क्या लिख सकता हूं, A2 प्लस log के, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हमने ऐसा लिख दिया मॉडिफाई करके, और सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं।
अब ये 5 और 6 आ गई, 6 में से 5 को घटा दो, क्या लिख दूं, इक्वेशन 6 में से क्या कर दें, 6 को घटाने पर, 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगी, देखो 6 ये है माइनस नहीं, इसको एक मिनट, इसको क्या लिखें, लॉग, यही तो है लॉग माइनस डी, ऐसे लिख दूं A2 अपॉन dt, dA2 अपॉन dt माइनस क्या करेंगे, लॉग माइनस dA1 अपॉन dt बराबर, ये घटा दिया। और ये इसकी वैल्यू कितनी थी, n लॉग, इसको ऐसे ही लिख देते हैं एक बार थोड़ा, n लॉग A2 माइन प्लस लॉग के, माइनस करूंगा तो n लॉग A1 और वो माइनस क्या हो जाएगा, लॉग, ये हो जाएगा, वो माइनस में चेंज हो गया, प्लस था ना, माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस में चेंज, माइनस में चेंज हो गया, बात समझ रहे हैं, लॉग के से लॉग के कैंसिल आउट हो गए। अब ये क्या बच गया, लॉग माइनस dA2 अपॉन dt माइनस लॉग माइनस dA1 अपॉन क्या है dt इज इक्वल टू n लॉग A2 माइनस n लॉग A1। ये बन गया कि नहीं, नोट करते जाओ इसको साथ ही साथ। इसको और क्या लिख सकता हूं, n log A2 माइनस log A1 की साथ ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर हम लिख सकते हैं n बराबर, n क्या है, ऑर्डर, log माइनस dA2 अपॉन dt माइनस log माइनस dA1 अपॉन, इसको नीचे करेंगे थोड़ा, या बटे क्या आ जाएगा, log A2 माइनस log A। ये जो है अगली समीकरण आपके बन गई और ये बन गई 7। इस प्रकार से n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर का कोटि का निर्धारण इस मेथड से आप कर सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे साथ ही साथ, यहाँ तक आपने नोट कर लिया था भाई, ये नोट कर लिया था आपने। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बना लें, इसको नोट कर लें और फिर इसको आप नोट कर लें, फिर आगे की बात करें। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, कर लिया भाई नोट, बहुत बढ़िया। ये हमने नोट कर लिया, तो ये मेथड हमने सीख लिया। ये कौन सा मेथड चल रहा है, ये चल रहा है प्रारंभिक दर विधि, इनिशियल रेट मेथड चल रहा है बेटा। इस मेथड में कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। जब एक से ज्यादा विकारक हो तो उनकी रेट जो ऑर्डर है वो हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर तुलना करते हैं। ये बात और लिखी थी यहाँ पर, क्या बात लिखी थी कि ये बात सर और समझा दीजिए, एक क्वेश्चन से समझेंगे अपन कि रेट जो है एक को कांस्टेंट रखेंगे बाकी को चेंज करते हैं, ये क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। यहाँ पर देखिए, अब इसको एक को, ये बात आपने कर ली थी सारी नोट कि यहाँ पर ये कैसे होंगी रेट,
एन हम निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं इस मेथड से। और अब यहां पर देखिए, अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a प्लस बी, क्या लिखा हुआ है 2a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालना है और ये डेटा गिवन है, ए की सांद्रता 0.1, बी की 0.1, रेट ये है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा, ये 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इन्होंने दे रखी है, ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। अब ऑर्डर इसको निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर, इसके लिए ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखनी पड़ेगी, रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वेशन क्या होगी, आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर, ऐसे समझिए, ऐसे करें। ये तो ऐसा नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ऑर्डर, प्रायोगिक विधि से निकलता है। ऐसा नहीं सब 2 और 1 3 जोड़ 2 ऑर्डर आ गया, ऐसा मत कर देना। ऐसे मत कर देना कि इसके आगे कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है और इसके आगे कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दें और ऑर्डर कितना आ जाए, सर 3 आ गया, लो चुटकी में निकाल दिया आंसर। ऐसे नहीं होगा भाई। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा में गिवन है, उसके बेस पर निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको समझें। पहले ए आर इज इक्वल टू के, ये तो आप समझते हैं, ए की पावर एक्स और वाई का मान यदि हम निकाल लें तो ऑर्डर बराबर क्या होगा, ऑर्डर बराबर होगा एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू निकल कर आएगी। इसको एक्स और वाई को सर्च करना है, कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, जो ये देखिए ये समान है 2 वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड में, ए की बी की डिफर आ रही है, ए 0.1 और इसकी 0.1, बी की दोनों में डिफर है, तो पहली में दूसरी का भाग दे दो। क्या कर दूं, R1 अपॉन R2 बराबर, R1 अपॉन R2 की मान कितने, 1.2 गुणा 10 की घात -3, दोनों का सेम है, तो लिख देता हूं 1.2 गुणा 10 की घात -3 और इसका भी यही है, ये लिखिए। इसके बाद R1 के ए का मान कितना है, ए की सांद्रता ये 0.1 और बी की कितनी है 0.1, तो इसमें भी लिख दो, क्या लिख दूंगा 0.1, इसको एक बार इसको हटा दो, और इसकी भी कितनी है 0.1 बटे, यहां लिख लें, ऑर्डर क्या आ जाएगा x प्लस वाई। ये हो गया। मैंने क्या करा है, R1 अपॉन R2, R1 में R2 का भाग दे रहा हूं और ये वैल्यू लिख दी R1 अपॉन R2 की, R1 की वैल्यू ये K और ये सांद्रता लिख दी। अब यहां पर देखिए R2 की वैल्यू ये R2, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 मान लें, तीसरी इक्वेशन है ना भाई। तो ये कितनी है R2 0.1 0.2, ये कितनी है K 0.1 और ये 0.2, ये है। इस प्रकार से ये क्या है, इस प्रकार से, और ये जो है यहां पर x, ये y और ये a पर x लगा है, b पर क्या लगा हुआ है, y लगा हुआ है, यही तो लगा हुआ है यहां पर। अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहां पर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं सारे, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, ये 1 बच गया भाई। ये तो 1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं 0.1 अपॉन 0.2 की पावर y और 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर y। ये 1 कैसे आया, 1 कैसे आया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहां पर 0 आ जाएगा। ये कैसे आया 0, पता है क्या, ये एक मान आ रहा है, किसी संख्या की घात 0 होती है, मैं क्या कर दूं 1/2 की घात 0, इसको ऐसे समझ लें। नहीं आया मुझे पता है तुम्हारे समझ में, ऐसे समझ लें इसको। यहाँ देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लीजिए ऐसे था 1/2 की पावर 1/2 की पावर y,
ये कितनी थी 0 इसकी पावर। ये जब 0 होगी पावर किसी की घात तो मान कितना आता है 1 आता है। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं 1 बराबर 1/2 की पावर y। तो y बराबर क्या है 0 है, तो ये मैंने क्या लिख दिया y बराबर 0 लिख दिया। तो y का मान आ गया। अब x का मान और निकालना है बेटा। x में देखो, यहां पर देखो, यहां a के हमने सेम करे थे, अब b में देखो सेम कहां कहां पर है। R1 और R3 सर सेम है, ये R1 और R3 सेम है, तो R1 अपॉन R3 कर लो। R1 और ये डिफर है दोनों, तो अब जो है क्या कर देंगे R1 अपॉन R, पहले इसको नोट कर लो तब देखिए, नोट कर लीजिए पहले इसको जो लिखा है हमने। ये क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो नहीं कराए तो, और ये कर लिया तब आप इसको नोट कर लें और तब x का मान और निकालो। उस y का मान तो निकाल लिया आपने, अब x का और निकाल लो भाई। चलिए x के लिए क्या करेंगे, अब कर दें R1 अपॉन R3 बराबर। R1 की वैल्यू कितनी है देखो 1.2 गुणा 10 की घात -3, 1.2 गुणा 10 की घात -3 और ये 2.4 गुणा 10 की घात -3 बराबर क्या लिखूंगा k। a की सांद्रता कितनी है देखना 0.1 है, 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। यहां क्या लिखूंगा k, ये कितनी है 3 नंबर में, 3 नंबर में दिखा देता हूं आपको, देखो यही लिख रहा हूं मैं। ये लिखा पहले तो पॉइंट R1 और R3, अब ये लिख रहा हूं R1 की वैल्यू लिखी, अब ये लिख रहा हूं 0.2 और 0.1। 0.2 पावर x और 0.1 की पावर, कैंसिल क्या क्या हो रहा है ये देखो, k से k, ये सिमिलर कैंसिल, क्या बच गया 1.2 गुणा 10 की घात -3, 2.4 गुणा 10 की घात -3, ये भी कैंसिल आउट हो गई, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 1/2 आ गया बराबर क्या बन गया 0.1 अपॉन 0.2 की पावर x। क्या लिख सकता हूं 1/2 बराबर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 1/2 की पावर x, ये 1 है। x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। x बराबर क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो ऑर्डर की मैं जब बात करूंगा, रिएक्शन के ऑर्डर की बात करूंगा, तो और अपने पास x बराबर 1 था, y बराबर 0 था, और ऑर्डर कोटि, भाई कोटि क्या हो जाएगी इसकी x प्लस वाई जोड़ दो सर, और x प्लस वाई का मान 1 + 0, और क्या आ गया मतलब प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे निकालेंगे, ऐसे मत कर देना 2 + 1 3 कर दिया। तो इस प्रकार से इनिशियल रेट मेथड में निकाली जाती है, नोट कर लें इसको साथ ही साथ, और ये बहुत अच्छा मेथड है और इससे हम तुरंत ही पता कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल से भी आपने देख लिया कि किस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है इसको, ये बात इसको नोट करें, तब आगे की मेथड की बात करेंगे। अब जो आएगा इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, ये तो आपने पढ़ रखा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, तब अगले की बात करूंगा। कर लिए बेटा नोट है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये हमने मेथड पढ़ लिया, अब एक मेथड ये है, ये तो सरल है, ये आपने पढ़ रखा है, इंटीग्रेटेड लॉ मेथड, समाकलन दर विधि। इसमें क्या करना पड़ेगा, शून्य प्रथम द्वितीय आदि क्रम के समाकलित दर समीकरणों का प्रयोग कर, समाकलित दर समीकरण सबकी हम पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। x बराबर kt और kt बराबर क्या, प्रथम कोटि के लिए क्या पढ़ा था, शून्य कोटि के लिए x बराबर kt पढ़ा था, शून्य कोटि के लिए प्रथम कोटि के लिए क्या पढ़ा था, k = 2.303 अपॉन t लॉग पढ़ा था, a/a0 पढ़ा, ये पढ़ा था।
ए नॉट अपॉन ए टी। ये हमने प्रथम कोटि के लिए पढ़ा था, तो ये सारी को हम पढ़ चुके हैं। हमारे लिए ये क्या है, कोई नई चीज नहीं है। लॉग ए टी अपॉन ये पढ़ा था, देखो x बराबर के टी था, और प्रथम कोटि के लिए क्या था, k इज इक्वल टू ये था 2.303 और क्या था t लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये था। इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं इनको, सारी रिएक्शनों को, सारी रिएक्शन आपने पढ़ चुके हो, तो ये चीजें आप निकाल सकते हो। आपके लिए कोई नई बात नहीं है भाई, ये निकालना करना आप पढ़ चुके हैं। तो इसको भी नोट कर लें, जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है इसको भी आप एक बार नोट कर लें। ऐसे ही सारे के लिए हमने पढ़ने हैं, द्वितीय कोटि के लिए, nth ऑर्डर के लिए बताया था आपको। तो ये जो है तो आंकड़ों से, प्रयोगात्मक आंकड़ों से तुलना की जाती है और कोटि का निर्धारण किया जाता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर, ये लिखा हुआ है, और 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर यूज्ड एंड कंपेयर्ड विद एक्सपेरिमेंटल डाटा। जैसे अभी करा था ना, एक्सपेरिमेंटल डाटा को कंपेयर करा था, ऐसे इसमें निकाल लेंगे। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसमें हमें पता होना चाहिए। तो ये मेथड भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये पढ़ रखा है आपने। अब यहां पर देखिए एक मेथड और है जो लास्ट है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि कहते हैं। इसमें क्या होगा, यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब किसी अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक हो। इनिशियल रेट भी वो जब यूज किया जाता है जब दो या अधिक अभिकारक हो। यदि हमें किसी एक अभिकारक के सापेक्ष क्रम निकालना हो तो अन्य की अभिकारकों की सांद्रता अधिक ली जाती है। क्या करेंगे, 3 अभिकारक हैं ए बी सी, एक ही निकालनी तो 2 की ज्यादा ले लेंगे, एक को कम कर देंगे। इस कारण उसकी सांद्रता अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहती है, एक की स्थिर रहेगी। फलस्वरूप उनकी जिनकी अधिक लेंगे उनकी स्थिर रहेगी। फलस्वरूप दर समीकरण किसी उसी अभिकारक पर निर्भर प्रतीत होती है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। इस स्थिति में अभिक्रिया को स्यूडो ऑर्डर छद्म कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। छद्म कोटि की एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा था हमने। इस प्रकार प्रत्येक अभिकारक के लिए प्रयोग दोहराया जाता है और सभी कोटि को जोड़कर अभिक्रिया का ओवरऑल ऑर्डर निकाला जाता है। अभी देखें कैसे निकालेंगे, तो नोट कर लें, हाथ के हाथ हिंदी वाले बच्चे इसको नोट करते भी जाएं भाई। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ए रिएक्शन इन्वॉल्व 2 or more reactant to determine the order with respect to one reactant. The concentration of other reactant is taken large axis, other को axis में लेंगे। Because of this, the concentration of those reactant remain nearly constant during the reaction. Constant रहेंगी। Hence, the rate law appear to depend only on the concentration of the reactant under study. The reaction behave like a pseudo-order reaction by repeating the experiment for each reactant one by one. The individual order are determined and the added to get the overall order of the reaction. इसको भी नोट कर लें, ये जो बात लिखी है थ्योरेटिकल, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया ऐसे है, इसको समझें और कैसे समझ सकते हैं। N1A प्लस N2B प्लस N3C इज इक्वल टू प्रोडक्ट बनता है। देखो ओस्टवाल्ड मेथड की बात कर रहा हूं, उत्पाद बन रहा है, ये रिएक्शन है और क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो माइनस dx अपॉन dt क्या हो जाए, तुम कहोगे सर a की पावर n1, b की पावर क्या n2 और c की पावर n3, और यहां पर क्या लगा है, k लगा हुआ है। ये अब ये कह रहे हैं कि दो को यदि हम b और c को आधिक्य में ले लें, ज्यादा मात्रा में ले लें, ये क्या ले लें, लार्ज, ज्यादा मात्रा में ले लें, ये कह रहे हैं दो को ज्यादा मात्रा में ले लो, तो ऑर्डर जो होगा ए के सापेक्ष
ए के सापेक्ष n बराबर क्या आएगा, n1 आएगा। क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, इसकी जो पावर है वो आएगा n बराबर क्या आएगा, यहां पर n1 के बराबर आएगा। इसी प्रकार ये a के आगे b और c को लिया ज्यादा मात्रा में आधिक में, अब b का निकालना है तो a और c को ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, तो b के सापेक्ष n बराबर क्या हो गया, n2, और c के सापेक्ष क्या हो गया, n बराबर n3। टोटल ऑर्डर n बराबर क्या हो गया, n1 प्लस ये क्या हो गया, n3, n2 प्लस, इनको जोड़ लेंगे तो ऑर्डर निकल कर आ जाए। अगर 2 को ज्यादा में मात्रा में ले लो, उसके सापेक्ष ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, नोट कर लो यहां। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हटा देता हूं एक्स्ट्रा। तो ये मेथड सारे हमने सीख लिए बच्चों, ये सारे मेथड जो है, ये सारे मेथडों को जो हमने सीख लिया कि ऑर्डर निकालने के, ये प्रैक्टिकल मेथड है। ये ऑर्डर निकालना क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है। सारे मेथडों का एनालिसिस कर लिया किस प्रकार से की जाती है। तो ये जो है आज ये ऑर्डर का हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट, ये ऑर्डर निकालना। तो ये जो है सारी चीजें आपने सीखी, लगातार इनको सीखते रहें और साथ ही साथ भाई नोट्स भी बनाते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, और अगली क्लास के लिए नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी बच्चों को क्या कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चलती रहे। तो लगातार जुटे रहें अपनी पढ़ाई में, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करते रहें। थैंक यू।